जलधारा का क्वेश्चन, जिस एग्जाम में जलधारा और ज्वार भाटा का टॉपिक दिया हुआ है, मैंने देखा है कि जहां ये टॉपिक दिए हैं वहां इन टॉपिकों से क्वेश्चन 100% आते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी कुल मिला के 140 क्वेश्चन आने हैं और टॉपिक दिए होंगे, यदि कुल मिलाते हैं तो 150 से पार, तो प्रत्येक टॉपिक से नहीं आते हैं। लेकिन इन टॉपिकों से तो जलधाराएं और ज्वार भाटे से तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, आ जाए 2 या 3। पीछे 16 वाले पेपर में तो ज्वार भाटे के 3-3 क्वेश्चन आए थे, ज्वार भाटे से संबंधित 3-3 क्वेश्चन आए थे, जलधारा से भी 2-2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्वेश्चन आए तो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो जलधारा है, उसके बारे में अपन जल की क्षैतिज गति को क्या कहते हैं, जलधाराएं और तरंगे कहते हैं, और उनमें अपन बात करेंगे आज जलधाराएं। जलधाराएं उत्पत्ति के कारक, कौन कौन से जलधारा चलने के कारक है, किनके कारण जलधाराएं चलती है। जैसे धरातल पर एक निश्चित दूरी और निश्चित गति से नदियां बहती है, वैसे ही समुद्री जल में निश्चित क्षेत्र में जल आगे की ओर गति होता है। उस गति के कारण कौन कौन से हैं, तो जलधाराएं किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, कौन कौन से कारण है। पहला लिखते हैं पवन, पहला कारक पवन है। इसका क्वेश्चन आता है कि जल धाराओं को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है, पवन ने करना है कि जल धाराओं को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक कौन सा है। उसमें सारे 4 ऑप्शन में कोई से भी कारक दे दे तो उसमें सबसे प्रमुख कारक कौन सा रहेगा, पवने है। कि जल धाराएं पवने जितनी तेज गति से चलेगी उतनी ही जल धाराओं की गति तेज रहेगी। ड्रप ने एक सर्वे के तहत, एक अनुसंधान के तहत कहा था कि यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कोई पवन चल रही है तो जल धारा की गति कितनी होगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका मतलब जल धारा का लगभग 1.5%, कितना प्रतिशत, या 2%, लगभग 1.5-2% जितनी गति पवन की है उसकी 1.5 या 2%, 1.5% तो स्पष्ट रूप से किसने कहा है, ड्रप ने। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में और उसमें 2% माना गया था, उसमें 1.5% ऑप्शन में नहीं था, उसमें 4%, 6%, 8% इस प्रकार ऑप्शन आए थे। तो उनमें 1.5% की तो अपन एग्जैक्ट बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके नजदीक का ऑप्शन भी लेना, क्योंकि वहां एग्जाम में आया था, उस जगह ड्रप नहीं लिखा हुआ था कि जितनी पवने चलती है उसकी कितने प्रतिशत गति से जल धाराओं की गति रहती है। तो 2% या 1.5% यदि ड्रप का नाम आ जाए तब तो 1.5% करना ही करना है, और नहीं नाम आए तो ऑप्शन किस हिसाब से दिए हुए हैं, ये ऑप्शन फिर नजदीकी ऑप्शन 1.5 और 2% के जो नजदीकी ऑप्शन है वो लेना है। तो जल धाराएं पवने जिस दिशा में बहती है उस दिशा में जल को आगे बढ़ाती है। अपन देखेंगे कि उत्तरी विषुवत रेखीय जल धाराएं कि अपन ने पढ़ी थी कि यहां पर कौन सी पवने चलती है, व्यापारिक पवने चलती है। तो अपन देखेंगे कि ये व्यापारिक पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो ये अपने साथ जल को पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ाती है। तो अपन प्रत्येक महासागर में देखेंगे कि उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, और दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा भी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। फिर अपन प्रत्येक महासागर में देखेंगे ये जल धारा आगे धरातलीय अवरोध के कारण इधर जा रही है उत्तर, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद, कुछ उच्च अक्षांशों में जाने के बाद में ये पूर्वी दिशा में मुड़ जाती है। किस पवनों के कारण, पछुआ पवनों, क्योंकि वहां पर कौन सी पवने चलती है, पछुआ पवने चलती है। फिर अपन देखेंगे कि कोई भी महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है तो यहां पर ठंडी जलधारा है, यहां पर भी ठंडी जलधारा है। तो इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है,
कि इधर से व्यापारिक पवनें चलेगी और यहां से ऊपरी जल को हटा देगी और नीचे से जल का उद्वेलन होगा। तो जल का उद्वेलन करने में भी पवनों का योगदान है। यहां पर अपन वेगुला जलधारा पढ़ेंगे, यहाँ पर कानारी जलधारा, किसी भी महासागर में अपन पढ़ेंगे तो ये स्थिति देखेंगे। तो जल धाराएं प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक। इसके अलावा हिंद महासागर में पवनें हैं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। मानसूनी पवनें किसे कहते हैं? तो उसमें मानसूनी पवनें किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन आएगा पहला है, समुद्रों से आर्द्रता लाने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। पहला ऑप्शन ये मिलेगा। फिर ऑप्शन मिलेगा उन पवनों को मानसूनी कहते हैं जो मौसम के अनुसार दिशा बदल लेती है। तो मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों को अपन मानसूनी पवनें पढ़ेंगे। 6 महीने वो स्थल से समुद्र की ओर जा रही है, 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर जा रही है। तो हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में पवनों की दिशा अलग होने के कारण जल धाराएं भी मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। तो ये भी क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे कि जल धाराएं किस महासागर में जल धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? उत्तरी हिंद महासागर के भी दोनों ऑप्शन आएंगे, उत्तरी और दक्षिणी। तो कौन, ये बार बार क्वेश्चन आने वाला और प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये कि उत्तरी हिंद महासागर में जल धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो पवनों के बारे में अपन ने देखा कि पवनें जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में जल भी गति करता है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति कौन सी पवनों के कारण करती है? व्यापारिक पवनों के कारण। फिर अपन देखेंगे उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह, दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह और दक्षिणी हिंद प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ेंगे? वो पछुआ पवनों के कारण इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं। तो वो भी कारण क्या है? पछुआ पवन का ही कारण है। और ये भी क्वेश्चन अपन जल तरंगों में पढ़ते हैं कि जल तरंगों को अंतिम शक्ति किससे मिलती है? पवनों से। वहां सूर्य ताप नहीं करना है। जल तरंगों को अंतिम शक्ति किससे मिलती है? पवनों से करना है। अभी आगे जल तरंगे पढ़ेंगे कि जल की दोलायमान गति को किस नाम से जानते हैं? जल की दोलायमान गति को किस नाम से, ऊपर नीचे होने वाली गति को क्या कहते हैं? जल तरंगे ही कहते हैं। दोलायमान गति होती है जब अपन उर्मिकाएं देखते हैं या अपने आसपास जब तालाब देखते हैं तो जब पवन चलते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ लहरनुमा बनी हुई है और अपने को लगता है कि वो जल आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो जल आगे नहीं बढ़ता है, स्थिर रहता है, वो ऊपर नीचे ही होता है। तो जल की दोलायमान गति में क्या होता है? जल तरंगे आती है। उसका अपने को कैसे पता चलता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर नीचे ही हो रहा है? कि आप उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो और लकड़ी का टुकड़ा, अपने को ये तो लग रहा है कि जल धारा आगे बढ़ रही है, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा उसी जगह ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब उसमें जल आगे नहीं बढ़ रहा, उसी जगह ऊपर नीचे हो रहा है, उसे जल तरंगे कहते हैं। तो जल धाराओं को प्रभावित करने वाला पहला कारक है पवन। इसका एक क्वेश्चन तो कि आया हुआ है कि जितनी पवन की गति होती है उससे कितने प्रतिशत जल धारा की गति होती है? 2% का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब यदि श्वेत ड्रप के अनुसार पूछा जाए तो 1.5%। इसके अलावा यह भी है कि पवन जितनी तेज गति से चलेगी जल धारा की गहराई उतनी ही अधिक होगी। यदि पवन धीरे गति से चल रही है तो जल तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो आगे बढ़ रहा है उसकी गहराई कम है। और यदि पवन तेज गति से चल रहा है तो जल धारा भी तेज गति से वो ज्यादा गहराई तक प्रभावित होगी। तो ये भी लाइन लिखी है कि पवन की गति और जल धारा की गहराई में किस प्रकार का सहसंबंध है? धनात्मक। जितनी तेज पवन की गति होगी जल धारा की गहराई उतनी ही अधिक होगी, वो उतनी अधिक गहराई तक गति करेगी। फिर उत्तरी हिंद महासागर में जल धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। तो क्वेश्चन, किस महासागर में जल धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? हिंद महासागर में। हिंद में भी कौन से में? उत्तरी हिंद महासागर में। फिर अपन पढ़ेंगे कि जल धाराएं, सभी जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ेगी।
उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। किस कारण? कोरियोलिस बल के कारण। मुड़ने का कारण अपन क्या पढ़ेंगे? कोरियोलिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति है। मुड़ने का कारण यहां पवन नहीं करना है, मुड़ने का कारण यहां पर पवन नहीं करना है। फिर यहां पर मुड़ी, मानो अपन देख रहे हैं पवन के कारण इधर जा रही है, लेकिन आपको मुड़ने का कारण है वो क्या नहीं करना है। ये पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रही है, उसका अपन पृथ्वी की घूर्णन गति में पढ़ेंगे। उसमें किसके कारण पढ़ेंगे? पृथ्वी की घूर्णन गति का कारण। मानो कि और यहाँ पे क्या पवन ही है, लेकिन पवन को कौन मोड़ रहा है? कोरियोलिस बल, और जल धारा भी उसके कारण ही मुड़ती है। तो जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है पृथ्वी की घूर्णन गति या कोरियोलिस बल के कारण। ये कहे कि यहां पर उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह को पश्चिम से पूर्व की ओर आगे कौन बढ़ा रही है? तब पछुआ पवन। ये ऑप्शन क्वेश्चन की परिस्थिति को देखते हुए आपको आंसर देना है। तो जल धारा में अपने को 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं यहां से। एक तो जितनी पवन चल रही है उसकी कितने प्रतिशत? 2%। ड्रप के अनुसार आए तो 1.5%। अब ये भी आए कि जल पवन की जितनी गति तेज होगी जल धाराओं की गहराई उतनी ही अधिक होगी। फिर जल धाराओं को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? पवने हैं। फिर उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा को पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ाने में कौन सी पवनों का योगदान है? व्यापारिक पवनों का। उत्तरी कौन सा है? सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनों का योगदान है। और ऐसे ही उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह, दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह और दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये 5 पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही है पछुआ पवनों के कारण। और उत्तरी हिंद महासागर में जल धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। किसके कारण? क्योंकि वहां पवनें भी अपनी दिशा बदल रही है, वहां पवनें भी अपनी दिशा बदल रही है, इसलिए जल धाराओं की दिशा भी चेंज हो जाती है। फिर जल तरंगों को अंतिम शक्ति किससे मिलती है? पवनों से। ये क्वेश्चन पवन का पूछा जाता है। फिर अगला कारण तापमान। जिस जल का तापमान अधिक होता है, जिस जल का तापमान अधिक होता है वो गर्म होकर फैलता है, वो गर्म होकर फैलता है, तो उसका जल स्तर क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। और जहां तापमान कम होता है वहां जल सिकुड़ता है, घनत्व अधिक हो जाता है। घनत्व अधिक हो जाता है तो जल क्या रहेगा? अभी आगे घनत्व में पढ़ेंगे, नीचे बैठेगा। जहां जल भारी रहेगा वहां नीचे बैठेगा और हल्का रहेगा वहां ऊपर। जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रहता है? सर्वाधिक जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब उससे कम तापमान हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? घनत्व तो सर्वाधिक घनत्व जल के कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उस जगह घनत्व ज्यादा रहेगा। अपन आगे घनत्व में पढ़ेंगे। इसका मतलब उससे ज्यादा तापमान है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब वहां पे घनत्व कम रहेगा और आयतन ज्यादा रहेगा। आयतन ज्यादा रहेगा तो दूर भागों की तरफ अपन चलें तो अपने को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। आगे दूरों से में और आगे जाएंगे तो 0 डिग्री के आसपास चला जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। लेकिन विषुवत रेखा से दूरों की तरफ जल की गति का कारण क्या है? तापमान। विषुवत रेखा भागों में तापमान अधिक है और दूसरे भागों की तरफ तापमान कम है, इसलिए तापमान कम है तो जल स्तर डाउन रहेगा। अब मानो कि किसी स्थान है, इधर तापमान ज्यादा है, जल स्तर ऊपर है, और इधर डाउन है तो जल स्तर अपने आप ही ऊंचाई से नीचे वाले भागों की ओर बढ़ेगा।
विषुवत-रेखीय भागों में मध्य अक्षांशीय भागों की तुलना में 8 सेमी जल स्तर ऊपर रहता है। 8 सेमी जल स्तर ऊपर रहता है, इसलिए विषुवत रेखा से दूरों की ओर जल धाराओं की गति, ये मानो कि अपन यहां से इधर पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक कारण ये भी आप लिख सकते हो, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जल धारा चल रही है। ये अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जल धारा चल रही है, तो यहां पर विषुवत रेखा से मध्य अक्षांशों की ओर जल धारा चलने में एक कारण तापमान है, और ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर जल धारा चलती है, कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर जल धारा नहीं चलती। लेकिन कुछ उदाहरण आएंगे, कुछ उदाहरण ऐसे आएंगे, लेकिन उसमें रीजन तापमान नहीं मानेंगे अपन, उनमें अपन रीजन तापमान नहीं मानेंगे। फिर अगला कारण है लवणता। यदि देखा जाए तो ये लवणता वाला कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां लवणता अधिक होती है वहां पर जल का घनत्व अधिक होता है, और जहां लवणता कम होती है वहां पर जल का घनत्व कम होता है। अपन आगे पढ़ेंगे कि इन अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंध में यदि देखा जाए तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में लवणता सबसे ज्यादा होती। यदि अपन ग्लोब की बात करें तो सबसे ज्यादा लवणता है कहां पर पाई जाती है? यदि ये लाइन कहे तो सही है कि विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो लवणता कम होती है। ये लाइन सही है, विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो लवणता कम होती है। लेकिन हाईएस्ट लवणता वाला अपन प्रतिशत पढ़ेंगे वो कहां पर पढ़ेंगे? 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास, या 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास, या 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास सर्वाधिक लवणता होती है। अब सर्वाधिक लवणता यहां पर है तो जल भारी रहेगा और क्या करेगा? नीचे बैठेगा। जल भारी होगा और नीचे बैठेगा तो जल स्तर डाउन हो जाएगा। और इधर अपन पढ़ेंगे कि ध्रुवीय भागों के अंदर हिम का पिघला हुआ जल मिल रहा है तो लवणता कम है, तो इसका मतलब इस भाग की तुलना में इधर लवणता कम है। तो ध्रुवीय भागों से जो भी जल धाराएं चलेगी मध्य अक्षांशों की तरफ, उनका कारण क्या रहेगा? लवणता में भिन्नता, कि उधर लवणता कम है और इधर से इधर की ओर जल धाराएं चलेगी। और अपन पढ़ रहे थे इधर तापमान ज्यादा और उधर तापमान कम है, इधर भी जल धाराएं चलेगी। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं कि जल धाराओं का अभिसरण कहां पर होता है? मध्य अक्षांशों में। मध्य उपोष्ण में तो नहीं कहेंगे, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, 45 डिग्री अक्षांश के आसपास होगा, लेकिन मध्य अक्षांश ऑप्शन आता है। जल धाराओं का अभिसरण मिलन कहां पर होगा? मध्य अक्षांशों के आसपास, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, 45 डिग्री अक्षांश के आसपास, जो भी ऑप्शन आपको मिले वहां पर जल धाराएं आपस में मिलती है। इधर से ठंडी जल धारा आएगी, इधर से गर्म जल धारा। आगे अपन पढ़ेंगे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहां पर मिल रही है? 40 डिग्री 45 डिग्री अक्षांश के आसपास मिल रही है। तो इसका मतलब न्यू फाउंडलैंड के आसपास मिल रही है, तो वहां पर क्या होगा? जल धाराओं का अभिसरण होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि जल धाराओं का अभिसरण कहां पर होता है? तो मध्य अक्षांशों के आसपास होता है। इधर मानोगे अपन पढ़ेंगे कि उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा चल रही है, वो इधर। यहां पढ़ेंगे अपन दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा चल रही है, वो इधर आएगी। तो जल धाराओं का अपसरण कहां पर होता है? विषुवत रेखीय भागों में। जल धाराओं का अपसरण कहां पर होता है? विषुवत रेखीय भागों में। और अभिसरण कहां पर होता है? मध्य अक्षांशों में जल धाराओं का अभिसरण होता है। लवणता वाले खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जल धारा से संबंधित। निम्न अक्षांशों में कोई सागर है तो स्थल से घिरा हुआ है। जैसे मान लिया कि अपन उदाहरण लेते हैं और इधर मानो कि
तो ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है? और ये कौन सा है? फारस की खाड़ी। ये तीन अच्छे उदाहरण है इस चीज के। भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी, ये स्थल से घिरे हुए सागर है। और स्थल से घिरे हुए सागर को यदि कोई निम्न अक्षांशों में है तो उसमें लवणता अपन पढ़ेंगे आगे ज्यादा रहती है, लवणता। इसका मतलब यहां पर जो अंध महासागर है उसकी तुलना में भूमध्य सागर में लवणता अधिक है, और यहां पर हिंद महासागर या अरब सागर कहे उसकी तुलना में लाल सागर में लवणता ज्यादा है और फारस की खाड़ी में लवणता ज्यादा है। तो ज्यादा लवणता इसका मतलब नीचे बैठेगा जल, जल है वो नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा जल स्तर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जल स्तर डाउन हो जाएगा तो अंध महासागर से भूमध्य सागर की ओर जलधारा चलेगी, और इधर हिंद महासागर से लाल सागर की ओर जलधारा चलेगी। ऐसे ही हिंद महासागर या अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर जलधारा। अब जल जा रहा है अंदर, कितना जाएगा? एक सीमा भी तो होती है ना। लेकिन क्या होगा कि जो जल नीचे बैठेगा वो वापस निकलेगा। तो भूमध्य सागर में ऊपरी तल पे तो हिंद अंध महासागर से भूमध्य सागर की ओर जलधारा चलती है, और अंदर वाले भाग में गहराई में भूमध्य सागर से अंध महासागर की ओर जल निकलेगा। तो इनमें यह भी ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं कि जलधारा इधर से इधर की ओर जा रही है, लेकिन गहराई में पूछा जाए, तल पे पूछा जाए या नीतल का पूछा जाए, कि नीतल की तरफ तो भूमध्य सागर से अंध महासागर की ओर जलधारा चलेगी, ऊपरी तल पर अंध महासागर से भूमध्य सागर की ओर जलधारा चलती है। किस कारण? लवणता में भिन्नता के कारण। लवणता इधर भूमध्य सागर में ज्यादा है, इधर कम है। ऐसे ही लाल सागर में भी होगा, ऐसी स्थिति फारस की खाड़ी में होगा। ये तीन अच्छे उदाहरण, इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इधर अरब सागर है, अरब सागर से लाल सागर की ओर ऊपरी तल पे, और गहराई में लाल सागर से अरब सागर की ओर जलधारा चलती है। फिर यहां पर फारस की खाड़ी में भी लाल सागर से अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर ऊपरी तल में और गहराई में वापस निकलेगी। और इन जलधारा का चलने का कारण क्या है? लवणता की भिन्नता। फिर अपन यहां पर पढ़ेंगे बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर उच्च अक्षांशों में स्थल से घिरा हुआ सागर है। इसका मतलब लवणता ज्यादा होगी या कम होगी? लवणता कम होगी। निम्न अक्षांशों में कोई यदि सागर है, स्थल से घिरा हुआ है, तो उसमें लवणता ज्यादा होगी। उच्च अक्षांशों में यदि कोई सागर है जो स्थल से घिरा हुआ है, तो उसमें लवणता क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक तो हिम का पिघला हुआ जल मिल रहा है इसमें, और दूसरी नदियां मिल रही है। इसलिए आप पढ़ोगे बोथनिया की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, इनमें लवणता बहुत ही कम है। और इस इधर लवणता ज्यादा है तो इधर से इधर की ओर जलधारा, बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर की ओर जलधारा चलेगी। बंद महासागर से खुले महासागर की ओर चलेगी। बंद महासागर से खुले महासागर को सामान्य सामान्य जलधारा है तो कोई भी रट के जाता है, लेकिन क्वेश्चन यदि यहां से आए इनके कारणों से और वो सही करके आए, इसका मतलब वो क्वेश्चन लीड में होता है। बाकी कौन सी जलधारा कहां चल रही है ये तो लगभग ऑलमोस्ट तैयारी करने वाले सभी करके आते हैं। जो ठीक ठाक तैयारी की है वो करके आएगा। तुक्के से कई बार भरने में गलत हो जाए, वो बात अलग है। बाकी मैं ये मानता हूं कि तैयारी करने वाला प्रत्येक बंदा जो ठीक ठाक तैयारी की है, वो कौन सी जलधारा किस महासागर में चल रही है, किधर चल रही है, वो तो सही करके आएगा। लेकिन ये कारण वाला क्वेश्चन सही करके आ रहा है, इसका मतलब आप 75% लड़कों को पीछे कर दिया उस क्वेश्चन। 75%, 80% लड़के वो कारण वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, मेरा जहां तक मानना है। और मैंने देखा है, सुना है, पूछते हैं, बात करते हैं कि इसी आधार पे तो माइंड पकड़ते हैं कि पढ़ने वाला क्या सोच रहा है,
उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ वो चूकते हैं, तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में चूकते हैं, उत्पत्ति के कारण वालों में ही चूकते हैं, मैंने जहां तक देखा है। तो इन 3 महासागर अपन निम्न अक्षांशों में उदाहरण लिए हैं, उनमें तो खुले महासागर से बंद भी पहली लाइन तो ये आ जाएगी, यदि कोई निम्न अक्षांशों में इस तल से घिरा सागर है, कोई भी है, तो वहां पर जल धारा किस ओर से किस ओर चलेगी, ऊपरी तल पर खुले महासागर से बंद और गहराई में बंद महासागर से खुले महासागर की ओर जल धारा चलेगी। फिर उच्च अक्षांशों में कोई सागर है, उच्च अक्षांशों में कोई सागर है तो क्या होगा, बंद महासागर से खुले महासागर क्यों चलेगी, लवणता में भिन्न, जैसे बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर की ओर, बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर की ओर जल धारा चलती है। ऐसे ही मानो कि हडसन की खाड़ी से अंध महासागर की ओर, हडसन की खाड़ी से लेब्राडोर खाड़ी से अंध महासागर की ओर जल धाराएं चलेगी। ऐसे ही ओखोटस सागर से प्रशांत महासागर की ओर जल धारा चलती है। तो इन महासागरों में भी जल धारा चलने का कारण कौन सा रहेगा, लवणता में। पूर्वों से जो भी जल धारा आ रही है, उस जल धारा की उत्पत्ति का कारण क्या रहेगा, लवणता में भिन्नता ही रहेगा। जैसे लेब्राडोर जल धारा पढ़ते हैं, लेब्राडोर जल धारा की उत्पत्ति का कारण क्या है, एक तो लवणता में भिन्नता पढ़ेंगे, एक हिम का पिघलना पढ़ेंगे। जो भी दूसरे भागों में जल धाराएं का कारण पढ़ेंगे, वो एक तो वहां पर वो जल धारा क्यों चल रही है, क्योंकि लवणता कम है इसलिए जल स्तर उच्च है, और दूसरा हिम का जल पिघल के वहां पर जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए उच्च अक्षांशों से मध्य अक्षांशों की ओर जल धारा चलती है, और उनका चलने का कारण लवणता की भिन्नता है। नदियां तो हर जगह ही मिलती है। जैसे नदी की बात करें तो नदी तो यदि देखा जाए तो बड़ी नदी भूमध्य सागर में भी खूब मिल रही है, नील नदी मिल रही है, भूमध्य सागर में मिल रही है ना, तो लेकिन भूमध्य सागर में मिल रही है तो फिर बाहर निकलना चाहिए जल। यदि नदी वाली अपन कारण, नदी गौण रूप है, कारण है लेकिन गौण रूप है। मानो कि अपन खाड़ी की धारा पढ़ेंगे, खाड़ी की कौन सी धारा है, गल्फ, गल्फ का मतलब खाड़ी है, इंग्लिश में गल्फ है। एक तो गल्फ होती है और एक बे होती है। सबसे बड़ी बे कौन सी है, बंगाल बे, और सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो मेक्सिको। सबसे बड़ी गल्फ मेक्सिको की खाड़ी है, सबसे बड़े बे बंगाल। अंतर ये होता है कि अपन पढ़ेंगे, जैसे भारत है, यहां ये ज्यादा स्थल से घिरी हुई नहीं है, और ज्यादातर भाग आप मेक्सिको की खाड़ी को देखो, इस प्रकार स्थल से घिरा हुआ भाग है, तो वो गल्फ कहलाएगी, वो गल्फ कहलाएगी। है क्या, वाइट तो इससे छोटे रूप को कहते होंगे, बाकी मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है, बाकी मैंने नहीं देखा है। ठीक है, तो लवणता में भिन्नता का कारण के क्वेश्चन, एक तो दूसरे भागों से जो भी जल धाराएं मध्य अक्षांशों की तरफ चलेगी, चाहे लेब्राडोर की बात है, चाहे ग्रीनलैंड जल धारा की बात है, चाहे कोबाल्ट जल धारा की बात है, चाहे क्यूराइल जल धारा की बात है, चाहे ओखोटस जल धारा की बात है, ये जल धाराएं कम लवणता से अधिक लवणता की ओर चलती है। एक इनमें से क्वेश्चन, एक उच्च अक्षांशों में कोई स्थल से घिरा हुआ सागर है, तो वहां पर बंद महासागर से खुले महासागर की ओर जल धारा चल रही है, तो उसका प्रमुख कारण कौन सा है, लवणता में भिन्नता ही है। और फिर ऐसे यदि निम्न अक्षांशों में कोई सागर है स्थल से घिरा हुआ, तो खुले महासागर से बंद महासागर की ओर जल धारा चलती है, वो लवणता की भिन्नता के ऊपरी तल और अलग अलग निचला तल पूछे तो उसमें भी वो लवणता की भिन्नता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि निम्न अक्षांशों में तो वो
ऊपरी तल पर खुले महासागर से बंद महासागर की ओर चलती है और गहराई में वो वापस बाहर निकलेगी। अपन यहां पर एक गहराई में वापस भूमध्य सागर से अंध महासागर की ओर एक जलधारा निकलती है, उसका नाम बेलफास्ट जलधारा है। जो अधोधारा गहराई में बहने वाली जलधारा का नाम दे रखा है। अपन दो जलधाराओं के नाम पढ़ते हैं एक बुक में, एक तो क्रोमवेल और एक बेलफास्ट। क्रोमवेल प्रशांत महासागर में नाम पढ़ते हैं और बेलफास्ट यहां पर पढ़ते हैं अपन। वो वापस बाहर नहीं, ऊपरी तल वाले को यहाँ पे इधर जा रही है तो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, यदि नाम दो और यदि आ जाए नाम तो यहाँ कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जलधारा नाम दे दे, जैसे कोबाल जलधारा का नाम से आ गया एक बार क्वेश्चन है, यदि उस प्रकार का दे या तो वहां पर उस प्रकार आपको दिया हुआ कहीं नहीं है, लेकिन यदि एग्जाम में दे दे बना के अपनी तरह से तो वो जिब्राल्टर नाम हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे बाबल मड्डेव जल संधि है, यहाँ पर हारमुज जल संधि है। तो उन जल संधियों के नाम पे भी वो जल धारा दे तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, लवणता में भिन्नता होगी। अगला कारक गुरुत्वाकर्षण। देखो अभी पढ़ रहे थे जल धाराएं ज्यादा तापमान से कम तापमान वाले इलाके में चलती है। लवणता में कम लवणता से ज्यादा लवणता की ओर जल धारा चलती है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण जहां पर ज्यादा होता है वहां पर जल स्तर डाउन रहता है, थोड़ा बहुत डाउन रहता है, और जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है वहां पर यह माना जाता है कि जल स्तर थोड़ा बहुत ऊपर होता है। तो विषुवत रेखीय भागों में यदि देखा जाए, विषुवत रेखीय भागों में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है या ज्यादा? कम होता है। और दूरीय भागों में, तो विषुवत रेखा से दूरों की ओर जल धारा चलने का कारण तापमान भी है तो गुरुत्वाकर्षण भी मान सकते हैं। लेकिन दूर से मध्य अक्षांशों में जो जल धारा चल रही है उसमें आप गुरुत्वाकर्षण कारण नहीं मानोगे, क्योंकि दूरों की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है और मध्य अक्षांशों की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण तो कम गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की ओर जलधारा चल रही है। और वो जलधारा कैसी बढ़ रही है अपन? ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र से कम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर आ रही है। गुरुत्वाकर्षण जलधारा चलने में अपन बात करें तो जलधारा हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करेगी, तो वो कम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र की ओर चलेगी। इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि विषुवत रेखा से मध्य अक्षांशों की ओर जो जलधारा चल रही है वो गुरुत्वाकर्षण भिन्नता के कारण है, लेकिन दूरों से मध्य अक्षांशों की तरफ चल रही है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है। अब मानो कि जैसे दे अपन आगे पढ़ेंगे कि लेब्राडोर जलधारा किस कारण उत्पन्न होती है, निम्न में से किस कारण लेब्राडोर जलधारा उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन तापमान की अधिकता के कारण, दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण, तीसरा ऑप्शन लवणता की कमी के कारण, और चौथा ऑप्शन मानो कि वाष्पीकरण की अधिकता के कारण। तो क्यों उत्पन्न हो रही है वहां पे? लवणता में कमी के कारण। भी इस प्रकार चार ऑप्शन डाल देंगे कि वहां दूरीय भागों से जल धारा उत्पन्न होने के दो कारण हैं, एक तो लवणता की कमी, दूसरा हिम का जल वहां पर पिघल के मिल रहा है इसलिए जल स्तर वहां पर बढ़ रहा है। इसलिए दूरीय भागों से निम्न अक्षांशों की ओर या मध्य अक्षांशों की ओर जल धाराएं चलती है, तो उनमें भी जल धारा उत्पत्ति का कारण कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। तो इसका मतलब ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से कम गुरुत्वाकर्षण की ओर जल धारा नहीं चलती है, चलेगी तो कम से ज्यादा। मानो कि अपन ये कहे कि कम से ज्यादा से कम की ओर नहीं चलती है, लेकिन यदि देखा जाए तो लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड जल धारा वो चल रही है ज्यादा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर, लेकिन उनमें चलने का कारण कौन सा नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल उनमें उत्पन्न होने का कारण नहीं है। फिर अगला कारण वर्षा। तो जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहां पर जल स्तर उच्च हो जाता है, और जहां वर्षा कम होती है वहां पर जल स्तर डाउन रहेगा। यदि देखा जाए अपन
मध्य अक्षांश उपोष्ण कटिबंध वाले अपन दो भागों को अपन साथ देख लें कि उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा कम हो रही है और वाष्पीकरण अधिक हो रहा है उपोष्ण कटिबंध से। इस विषुवत रेखीय भागों में वाष्पीकरण कम हो रहा है और वर्षा ज्यादा हो रही है। विषुवत रेखीय भागों में वाष्पीकरण कम हो रहा है और वर्षा अधिक हो रही है। यहां पर वाष्पीकरण कम होने का कारण यहां पर बादल छाए रहते हैं, इसलिए तापमान कम है, और दूसरा रीजन पहले से ही जलवाष्प यहां पर अधिक रहती है, इसलिए यहां पर वाष्पीकरण यदि देखा जाए ध्रुवों की तुलना में यहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है, लेकिन उपोष्ण कटिबंध वाले इलाके की तुलना में यहां पर वाष्पीकरण कम होता है। तो विषुवत रेखीय भागों में यदि तुलनात्मक उपोष्ण कटिबंध से तुलना की जाए, यदि वैसे तो देखें तो अपन विषुवत रेखा से कहते हैं कि दूरों की ओर जाते हैं तो वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन यदि देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है और वहां पर वर्षा कम होती है, लेकिन उनके तुलना में विषुवत रेखा वाले भाग में वाष्पीकरण कम हो रहा है और वर्षा अधिक हो रही है, इसलिए विषुवत रेखीय भागों में जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और मध्य अक्षांशों में जल स्तर नीचे रहेगा। तो अपन देखो मध्य अक्षांशों को ले रहे हैं, इधर वाले जल धारा चल रही है उसमें भी उदाहरण मध्य अक्षांशों को ले रहे हैं, इधर से आ रही है उसमें भी कारण किसको ले रहे हैं, मध्य अक्षांशों को। इसका मतलब मध्य अक्षांशों में जल धाराओं का अभिसरण होगा, और अपसरण कहां से होगा, विषुवत रेखीय भागों से अपसरण होगा और मध्य अक्षांशों में अभिसरण होगा। तो वाष्पीकरण और वर्षा भी जल धारा उत्पत्ति का कारण है। इसके अलावा मान सकते हैं अपन वायुमंडलीय दाब भी मान सकते हैं। वायुदाब, जहां वायुदाब अधिक होता है उसके दबाव से जल स्तर डाउन हो जाएगा, और जहां वायुदाब कम होता है वहां जल स्तर तुलनात्मक रूप से ऊपर रहेगा। तो यदि देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में वायुदाब, एजोर्स उच्च वायुदाब, हवाई उच्च वायुदाब कहां पढ़े थे, उपोष्ण उच्च वायुदाब में पढ़े थे, उपोष्ण उच्च वायुदाब में ही पढ़े थे ये। तो यहां पर वायुदाब अधिक होने के कारण क्या होता है, जल स्तर डाउन चला जाएगा, जल स्तर डाउन चला जाएगा, और विषुवत रेखीय भागों में क्या है, वायुदाब कम है। वायुदाब कम है तो जल स्तर तुलनात्मक रूप से ऊपर रहेगा, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जल धारा उत्पत्ति में कारण वायुदाब भी है। फिर अगला कारण हिम का पिघलना। ध्रुवीय भागों में क्या होता है, हिम का जल पिघल के जल मिलता रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, और हिम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तो क्या होता है, हिम पिघल जाता है। इसलिए मानो कि हिम पिघल रहा है तो जल स्तर बढ़ रहा है, और घनत्व भी उतना ज्यादा नहीं है, घनत्व तो सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री से ऊपर तापमान है तो भी घनत्व है, और कम है तो भी घनत्व है वो कम रहेगा। सर्वाधिक जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जल का तापमान है तो भी घनत्व क्या रहेगा, जल का कम। अपन कह रहे हैं कि बर्फ जब जल से बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और घनत्व कम हो जाता है। तो हिम का घनत्व जल की तुलना में कम होता है या ज्यादा, कम होता है, और ज्यादा सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक है तो भी क्या होगा, घनत्व कम होगा। सर्वाधिक घनत्व कहां पर होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक घनत्व होता है। तो ध्रुवों से मध्य अक्षांशों की ओर जो भी जल धाराएं चलती है उन जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण एक ये भी है, हिम का पिघलना। तो ध्रुवीय भागों से मध्य अक्षांशों की ओर जो भी जल धाराएं चल रही है उनका अभी तक मुख्य रीजन इनमें से कौन कौन सा पड़ा है, लवणता और हिम का पिघल। पहला देखो तापमान, अपन पवन को छोड़ दे
तो तापमान पढ़ा था, और तापमान में जल धाराएं किस ओर से किस ओर चलती है? अधिक तापमान से कम तापमान। तो अधिक तापमान किधर रहता है? विषुवत रेखा की तरफ। इसका मतलब विषुवत रेखा से मध्य अक्षांशों की तरफ जाने के लिए तापमान रीजन है, दूरों से मध्य अक्षांशों की ओर आने का तापमान रीजन नहीं है। फिर पढ़ा है लवणता। लवणता है मध्य अक्षांशों में अधिक है और विषुवत रेखीय भागों में कम है, दूरों में सबसे कम है। इसका मतलब सबसे कम लवणता दूरी भागों में, तो वहां के जल का घनत्व कम होगा। तो दूरों से मध्य अक्षांशों की ओर जल धारा उत्पत्ति का कारण लवणता है। फिर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? जल धाराएं कम गुरुत्वाकर्षण से अधिक गुरुत्वाकर्षण की ओर चलती है। इसका मतलब विषुवत रेखा से मध्य अक्षांशों की ओर चल रही है, उसका रीजन तो मान सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, लेकिन दूरों से मध्य अक्षांशों की ओर चल रही है, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि जल धारा हमेशा कम गुरुत्वाकर्षण से अधिक गुरुत्वाकर्षण की ओर चलती है, इसलिए दूरों वाला में यह भी कारण नहीं है। फिर वर्षा। ज्यादा वर्षा से कम वर्षा की ओर, दूरों पर ज्यादा वर्षा भी नहीं हो रही है, सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखीय भागों में हो रही है। तो विषुवत रेखा से मध्य अक्षांशों की ओर चलने में रीजन क्या हो रहा है? वर्षा है। फिर वाष्पीकरण। मध्य अक्षांशों में सर्वाधिक वाष्पीकरण है, दूरों की तरफ वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन वाष्पीकरण वाले कारण को कि ये मान सकते हैं कम वाष्पीकरण से ज्यादा वाष्पीकरण की ओर जल धारा चलती है। तो दूरों से मध्य अक्षांशों की ओर जल धारा चलने में थोड़ा बहुत रीजन वाष्पीकरण को मान सकते हैं, क्योंकि मध्य अक्षांशों की तरफ वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और दूरों की तरफ वाष्पीकरण कम होता है। तो जल धाराएं हमेशा कम वाष्पीकरण वाले इलाके से ज्यादा वाष्पीकरण वाले इलाके की तरफ चलती है। तो विषुवत रेखा पर क्या हो रहा है? कम वाष्पीकरण हो रहा है, तो मध्य अक्षांशों, दूरों पर भी कम वाष्पीकरण हो रहा है, तो मध्य अक्षांशों की ओर जल धारा चलती है। लेकिन मुख्य ये रीजन विषुवत रेखा से दूरों के लिए माना जाता है। अब वायुदाब यदि देखा जाए तो दूरों की तरफ वायुदाब अधिक रहता है, तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है, तो जलस्तर डाउन रहेगा। जलस्तर डाउन रहेगा तो वायुदाब वाला कारण भी दूरों से मध्य अक्षांशों की ओर चलने में कारण नहीं है। विषुवत रेखा से उपोष्ण कटिबंध की ओर चलने के लिए वायुदाब कारण है, लेकिन वो कारण नहीं है। फिर अगला हिम का पिघलना। दूरों में हिम का पिघल रहा है, अतिरिक्त जल मिल रहा है, इसलिए वहां से मध्य अक्षांशों की ओर जल धारा चलती है। फिर अगला कारण घनत्व। घनत्व, जहां पर जल का घनत्व ज्यादा होता है वहां जल स्तर डाउन रहता है, और जहां जल का घनत्व कम होता है वहां जल स्तर ऊपर। यदि देखा जाए औसत रूप से तो ठंडे जल का घनत्व ज्यादा होता है और गर्म जल का घनत्व कम होता है। तो और दूसरा रीजन, जहां लवणता अधिक होती है उस जल का घनत्व अधिक होता है। लवणता जिस स्थान की ज्यादा होती है उसका भी घनत्व ज्यादा होता है। यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और उस जल में लवणता नहीं है, मीठा जल है, तो उसका घनत्व यदि तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही है और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है तो उसका एक तो मीठा जल है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान है, एक खारा जल है, लवणीय जल है और उसका तापमान भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो खारा जल है, लवणीय जल है, उसका घनत्व ज्यादा होगा। इसलिए जल धाराएं हमेशा कम घनत्व से ज्यादा घनत्व की ओर चलती है। फिर पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है और जो जल उसका साथ नहीं दे पाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और जो जल पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करी है और जो जल साथ नहीं दे पाएगा वो पूर्व से, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति में पृथ्वी की घूर्णन का भी कारण मानते हैं। लेकिन विषुवत रेखीय जल धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उसमें भी जल धारा में पृथ्वी की घूर्णन गति का ही कारण है।
अपन देखते हैं, मानो कि एक ट्रक जा रहा है, उस ट्रक के पीछे पीछे कागज उड़ते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं ना, ये कहीं पर भी कोई बड़ी गाड़ी चलती है उसके पीछे पीछे कुछ हल्की हल्की हवा से उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, इसका मतलब उसके वो हवा भी इसी प्रकार विषुवत-रेखीय भागों में तो क्या हो रहा है, उस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कुछ जल पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहा है, लेकिन दोनों साइड में पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से, तो उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा की उत्पत्ति का कारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति है। लेकिन कई एग्जामों में दोनों ऑप्शन दे दिया है कि निम्न में से किस जलधारा की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, तो एक तो ऑप्शन उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा दे देते हैं, एक प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा। तब आपको प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा करना है, क्योंकि यहां उत्पत्ति का कारण पृथ्वी घूर्णन है, लेकिन मुख्य कारण व्यापारिक पवने हैं। कौन सा कारण है? व्यापारिक पवन है। ऐसे ही आ जाए कि उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा की को पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने में कारक है, फिर उसमें मानो कि घूर्णन भी आ जाए और पवन भी आ जाए और फिर लवणता भी आ जाए, गुरुत्वाकर्षण आ जाए, तब वहां पर क्या करना है? पवन करना है। तब वहां पर क्या करना है? पवन। यदि मिलाने वाला आ जाए तब आप वहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति और वो दो मिला सकते हो, तब वहां पर आप मिला सकते हो भी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो निकालना वहां पर। यहां पर अपन पढ़ रहे हैं कि घूर्णन गति का प्रभाव उत्तरी विषुवत-रेखीय और दक्षिणी विषुवत-रेखीय में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में प्रति विषुवत-रेखीय आ गया तो प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा, क्योंकि यहां पर ये जल, एक तो मानो इधर से जो जलधाराएं आ रही है वो यहाँ आके जल एकत्रित कर देगी, अपन पढ़ेंगे जल एकत्रित कर देगी तो उसके कारण जल स्तर बढ़ जाएगा और फिर जल स्तर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगा, उसमें प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा कहेंगे। और वो भी अपन ट्रक वाले उदाहरण देते हैं कि ट्रक जिस ओर जा रहा है उसके पीछे पीछे कागज है, कुछ टुकड़े दौड़ते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी जल स्तर उसके पीछे पीछे भी जाएगा, तो वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति का ही कारण है। फिर कौन सा कारण है? हाँ, घूर्णन के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं दाहिनी ओर मुड़ना, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ना किसका कारण है? कोरियोलिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति का कारण है। कोरियोलिस बल कहे या पृथ्वी, अपन पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं का घेरा परिसंचरण घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। जलधाराओं अपन पढ़ेंगे कि उत्तरी गोलार्ध है तो जलधाराएं इस प्रकार चलेगी, तो घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे ही एक चक्कर बनाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चलता है। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो ये घेरे वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं का परिसंचरण घड़ी की सुई के अनुकूल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल होता है। ये किसके? उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं का घेरा घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल अपन किसमें पढ़ा था? प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात में ऐसी स्थिति थी, तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात एवं जलधाराओं का परिसंचरण घड़ी की सुई के अनुकूल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल होता है। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। तो बात सही है, व्याख्या भी हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर मुड़ती है तो जलधाराएं भी इधर अपन मुंह किए हुए हैं तो ये दाएं हाथ की तरफ, तो इधर मुंह किया तो ये दाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ी है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ी है। एक जलधारा अपन पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में जो बाईं ओर मुड़ती है, अलास्का जलधारा, और उसका बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? उसका बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? तटीय स्थलाकृति, तटीय
इस्तेला करती, वहां पर उसका कारण पढ़ेंगे। वहां पृथ्वी की घूर्णन, आपको ये क्वेश्चन दे दे कि उत्तरी गोलार्ध में अलास्का जलधारा अपने बाईं ओर मुड़ती है, किस कारण है, तो वहां पर पहला ऑप्शन आपको 100% कोरियोलिस बल एवं पृथ्वी की घूर्णन गति का मिलेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लटके जाएंगे कि दाहिनी ओर मुड़ रही है, और वहां ये नहीं सोचेंगे कि ये गलत आया है या सही है, तो उसमें भी यही कि उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं दाहिनी ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, पृथ्वी की घूर्णन गति या कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती है। लेकिन एक जल धारा अपन पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में जो बाईं ओर मुड़ती है, और उसका रीजन पृथ्वी की घूर्णन गति और कोरियोलिस बल नहीं है। अपन देखेंगे आगे कि जैसे अमेरिका वाला है, इस प्रकार अलास्का वाला भाग है, यहां पे वो जलधारा इधर जा रही है, अब उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा है तो इधर ही मुड़ेगी, तो यहां पे घूर्णन के कारण नहीं मुड़ी है, यहां तटीय इस्तेला करती या तटीय अवरोध के कारण मुड़ी है। आगे रास्ता होता तो ये इधर नहीं मुड़ती। जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, वो कोरियोलिस बल के कारण, घूर्णन के कारण थोड़ी मुड़ रहा है ना। ये अपन हिमालय में पढ़ते हैं कि यहां से ये यहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर तो किसके कारण चल रहा है, वो घूर्णन के कारण, लेकिन ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पे अराकान योमा से टकरा कर फिर इधर मुड़ रहा है और फिर इधर मुड़ रहा है। यदि घूर्णन के कारण मुड़ता तो उसे उधर ही जाता, तो यहां पर घूर्णन के नहीं है, धरातलीय अवरोध के कारण, हिमालय के कारण मुड़ रहा है वो। ऐसे ही यहां पर ये जल धारा बाईं ओर अपन पढ़ेंगे तो ये मुड़ने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होगी। तो जल धाराओं को प्रभावित करने वाले यही कारक है या कोई और बच गया? इस जल धारा को प्रभावित करने वाले, उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक अभी कौन से पढ़े हैं? उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। अब है जल धाराओं की दिशा को परिवर्तित करने वाले कारक। जल धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, कि जल धाराओं की दिशा को कौन कौन से कारक है वो परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला कारक पौने, दूसरा कारक घूर्णन या कोरियोलिस बल, तीसरा कारण अभी पढ़ा है तटीय आकृति, चौथा तलीय कारक, तलीय उच्चावच। इन चार कारणों से पवनों की दिशा परिवर्तित हो, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ऑप्शन क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूं कि निम्न में से कौन सा जल धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। 3 इनमें से दे देंगे, चौथा ज्वार भाटा ऑप्शन देंगे। चौथा कौन सा कारक देंगे? ज्वार भाटा नहीं होगा। जल धाराओं की दिशा को प्रभावित वो ज्वार भाटा नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि पेपर बनाने वाला होगा तो ज्वार भाटा ऑप्शन डालते हैं, क्योंकि अपन ज्वार भाटा में ये सोचते हैं कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, ज्वार भाटे के कारण गति उत्पन्न होती है, सरंग है बन रहा है, द्रोणी बन रही है, लेकिन यहां पर उसका कारण नहीं रहेगा। जल धारा उत्पत्ति में ज्वार भाटे का कारण नहीं होता है। ऊर्ध्वाधर हो रही है लेकिन जल स्तर तो बढ़ रहा है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं कि जल स्तर बढ़ता है तो उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर जल धाराएं चलती है। यदि देखा जाए ऑप्शन कहां कौन सा डाला जाता है, एग्जामिनर पूरी सोचता है कि कहां कौन सा ऑप्शन डालना है। ये अपने को पढ़ना होगा एग्जामिनर क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग। तो सिलेक्शन इजी तरीके से होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल रहता है। पढ़ते हुए हमेशा ये सोचो कि यहां मेरे को एग्जामिनर कहां पागल बनाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें ये सोचो कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, एग्जामिनर यहां से मेरे को कंफ्यूज कर सकता है तो कहां पर कर सकता है। मैंने कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन
पूरा टॉपिक पढ़ लिया, फिर इसमें सोचता है कि इसमें एग्जामिनर क्या, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, इसका इस प्रकार ये कारण दे सकता है, ये क्वेश्चन दे सकता है। और वो एग्जाम में, हर एग्जाम में मेरे को 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो मैं पहले एग्जाम से पहले सोचता था कि हाँ एग्जामिनर उठा सकता है क्वेश्चन, हर एग्जाम में मिले हैं। तो पढ़ते समय ये भी सोचो कि यहां से अपन ने ये टॉपिक पढ़ा है तो एग्जामिनर इसमें क्या सोचेगा, एग्जामिनर के ऑप्शन भी सोच लो कि ये डाल सकता है और ये आंसर इसका है ही नहीं तो भी डाल देगा, लड़के कंफ्यूज होंगे। नॉर्मल पहले भी मैं भी यही सोचता था। ये सोचना है कि अपन ने ये पढ़ने से पहले अपन उल्टा सोचते थे और अब पढ़ा है तो इसका मतलब ये निकला है, इसका मतलब एग्जामिनर ये ऑप्शन तो डालेगा ही। कई चीजें आती है जो अपन उल्टे सोचते थे और वो एग्जामिनर वो ऑप्शन डालता है, तो वो चीज सोचनी है। तो इनमें जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पवने हैं, घूर्णन है, तटीय स्थलाकृति है और तलीय स्थलाकृति। अब देखो पवनों के कारण अपन पढ़ते हैं कि उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं की दिशा मौसम के अनुसार बदलती, इसका मतलब मौसम भी कह सकते हैं, मौसमी परिवर्तन भी कह सकते हैं, ये ऑप्शन ले सकते हैं। मौसमी परिवर्तन भी, मौसमी परिवर्तन के कारण भी जलधाराएं परिवर्तित हो रही है और मौसम परिवर्तन के कारण पवनें परिवर्तित हो रही है और पवनों के कारण क्या हो रहा है? जलधाराओं की दिशा मुड़ रही है। यहां अपन पढ़ रहे थे कि यहां पर उत्तरी विश्वविद्यालय की जलधारा चल रही है, फिर इधर जा रही है, फिर यहां पर इनकी दिशा मुड़ रही है, तो यहां पर मोड़ने में पछुआ पवन भी योगदान है। तो जलधाराओं की दिशा मोड़ने में, दिशा परिवर्तित करने में पवनों का योगदान भी है। उत्तरी हिंद महासागर में पवने मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है तो जलधाराएं भी दिशा बदल लेती है। फिर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं दाहिनी ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। फिर तटीय स्थलाकृति, ये उदाहरण ले लिया, तटीय स्थलाकृति के कारण ये आगे इधर मुड़नी चाहिए लेकिन इधर क्या आ गया? स्थल भाग आ गया, स्थल भाग आ गया तो ये इधर मुड़ेगी। तो तटीय स्थलाकृति के कारण भी जलधाराओं की दिशा परिवर्तित होती। तलीय स्थलाकृति में अपने एक उदाहरण पढ़ेंगे, मध्य एंटार्कटिक कटक, कि यहां पर अपन पढ़ेंगे कि उत्तरी विश्वविद्यालय की जलधारा इधर से इधर चल रही है, लेकिन यहां पर मध्य एंटार्कटिक कटक की यहां पर ऊंचाई क्या रहेगी? ज्यादा है, इसलिए ये यहां पर इधर मुड़ जाती है और फिर इसकी जहां ऊंचाई कम होती है वो इसको पार करती है और फिर ये इधर आती है। तो मध्य हिंद महासागर में उत्तरी विश्वविद्यालय की जलधारा उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देती है और फिर वो वापस दक्षिण की ओर आती है। किसके कारण? मध्य एंटार्कटिक कटक के कारण अपन पढ़ेंगे कि मध्य एंटार्कटिक कटक के कारण इधर जा रही है, क्योंकि ये अवरोध नहीं होता तो वो सीधी चलती, इसलिए यहां उसको घूम के आना पड़ रहा है। तो ये तलीय स्थलाकृति, जो तल पे स्थलाकृतियां पाई जा रही है उनके कारण होता है। तो ये जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण और जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक है। इनमें से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और यहां से आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब एग्जाम देने वाले कुछ लड़कों से आप आगे जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, यदि ये क्वेश्चन आया अलास्का जलधारा, या अलास्का को और क्या नाम है? अलास्का जलधारा का दूसरा नाम ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा। ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, किस कारण? तटीय स्थलाकृति के कारण। ये आंसर हर नहीं करता है। इस प्रकार की यदि आप क्वेश्चन एग्जाम में देख के आने के बाद में यही सोचा जाता है, इस सामान्य क्वेश्चन में नहीं सोचा कि ये मेरा सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन जो अपने को भी कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन वो अपन सही दिमाग लगा के सही करके आ गए, इसका मतलब अपन और से आगे निकल गए। मेरिट निकालने में उन्हीं चीजों से अनुभव किया जाता है कि यहां पर क्या स्थिति रह रही है। अब अपन पढ़ते हैं जलधाराएं, या पहले पीडीएफ देख लेते हैं। क्या हुआ? जलधाराएं पढ़ लें, चलो।
अंड महासागर की, उत्तरी अंड महासागर की अपन या अंड महासागर की जल धाराओं की बात करें, 3 महासागरों की जल धाराएं पढ़ेंगे अपन। कौन कौन से की? अंड महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की जल धाराओं की बात करेंगे। इनमें यहां पर और यहां पर और उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में जल धाराओं का जो परिसंचरण चक्र है वर्ष भर रहता है, लेकिन यहाँ उत्तरी हिंद महासागर में पढ़ेंगे तो 2 बार वो परिवर्तित होता है, 2 बार वहां पर परिवर्तित होता है। अब यहां पर अपन उत्तरी अंड महासागर की जल धारा पढ़ते हैं तो ये विषुवत रेखा है और ये विषुवत रेखा है, यहां पर उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा। अफ्रीका के तट से, सहारा के तट से पूर्व से पश्चिम की ओर जल धारा चल रही है और यहां क्या आ गया? धरातली अवरोध, तटीय स्थलाकृति आ गई, इसके कारण इसकी दिशा चेंज होगी, कुछ इधर से गिरे जाएगा जल और कुछ इसके अंदर से जाएगा। ये कौन से द्वीप है? कैरिबियन द्वीप। अब कैरिबियन, ये कैरिबियन सागर है, ये कैरिबियन सागर है। यहां ये कैरिबियन सागर में जल धारा चल रही, इसका नाम तो अपन उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा, अंड महासागर या अटलांटिक महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा है और इसका, इस जल धारा का नाम क्या रखेंगे? कैरिबियन जल धारा, कैरिबियन जल धारा। और इस जल धारा का एंटलीज जल धारा, ये जल धारा एंटलीज जल धारा है। पश्चिमी द्वीप समूह, ये पश्चिमी द्वीप समूह मतलब वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पश्चिम से गुजर रही है वो कैरिबियन जल धारा है और पूर्व से गुजर रही है वो एंटलीज जल धारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा ब्राजील तट से या दक्षिणी अमेरिका का जो तट है वेनेजुएला, वहां से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ती है और वो 2 भागों में बढ़ जाती है। वो कौन सी जल धाराएं होती है? एंटलीज जल धारा और कैरिबियन जल धारा है, एंटलीज जल धारा और कैरिबियन जल धारा है। अब देखो ये एंटलीज जल, कैरिबियन जल धारा है, ये कैरिबियन जल धारा है। यहां पर ये अपन पढ़ेंगे, ये एक दिन पहले भी बात की थी, ये मेक्सिको है और ये क्यूबा है। मेक्सिको और क्यूबा के मध्य जो जल संधि है उसका क्या नाम है? यूकाटन जल संधि। क्या नाम है? यूकाटन जल संधि। और यूकाटन जल संधि में प्रवेश कर जाती है कैरिबियन जल धारा और फिर देखो ये एक खाड़ी में, यहां पर इधर बड़ी मिसिसिपी मिसौरी नदी आके मिल रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, इधर से कैरिबियन जल आ रहा है, तो अब इसका नाम क्या रखेंगे? खाड़ी जल धारा, खाड़ी जल धारा। अपन जल धाराओं की गति और क्षेत्र के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कहते हैं प्रवाह, स्ट्रीम, एक जल धारा, फ्रंट्स, और तीसरा स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ, इसका मतलब जो सबसे धीरे गति से चलती है जल धारा, उसका नाम क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। फिर जो उससे थोड़ी तेज गति से चलती है, चौड़ाई सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्रवाह की। जैसे अपन चक्रवात, प्रति चक्रवात में पढ़ा था कि व्यास जिसका बड़ा होगा गति उसकी कम होगी, तो इसमें ये बहुत चौड़े क्षेत्र में बहेगी प्रवाह। फिर निश्चित उसकी चौड़ाई कम है और गति प्रवाह की तुलना में ज्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? जल धारा कहेंगे, जल धारा कहेंगे। फिर करंट्स कहेंगे। और फिर यदि उसकी चौड़ाई कम है और गति ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम, और यदि देखा जाए सोमाली स्ट्रीम,
इनकी गति विश्व में सबसे तेज जलधाराओं में मानी जाती है। सोमाली स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम की गति सबसे तेज मानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम और सोमाली स्ट्रीम की गति है वो सबसे तेज मानी जाती है। अब यहां से जो मैक्सिको की खाड़ी से जो जलधारा उत्पन्न हो रही है इसे गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा कहते हैं। और ये देखो यहां से, सॉरी यहां पर इसको क्या कहेंगे, फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा भी कहते हैं। यहां पर क्या कहेंगे, फ्लोरिडा जलधारा। अब फ्लोरिडा जलधारा देखो, फ्लोरिडा जलसंधि भी है, ये इधर तो क्यूबा और मेक्सिको के मध्य युकाटन जलसंधि और क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप या यूएसए के मध्य फ्लोरिडा जलसंधि है। यूएसए और क्यूबा के मध्य फ्लोरिडा जलसंधि। तो युकाटन चैनल से लेकर जहां फ्लोरिडा चैनल आ रहा है वहां से आगे यहाँ केप हेट्रस आ रहा है, उस जगह तक इसका नाम क्या रहेगा, फ्लोरिडा जलधारा रहेगा। और इन फ्लोरिडा जलधारा, इधर एंटली जलधारा, इनके मिल रही है, जहां पर जिस जगह ये मिल रही है उस जगह उस जलधारा का क्या नाम हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो जाएगा। इस जलधारा का नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। और ये गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड के पास जाएगी तो ये 45 डिग्री अक्षांश आ गया, 40-45 डिग्री, और पछुआ पवनों के प्रभाव से पृथ्वी की घूर्णन गति से ये किस ओर मुड़ जाएगी, पूर्व की। तो इसको यहाँ केप हेट्रस से लेकर यहाँ न्यू फाउंडलैंड तक इसको किस नाम से जानते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और फिर ये यहां से न्यू फाउंडलैंड से इधर जो जा रही है, ये जलधाराएं हैं, इन सबको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। इनका नाम रहेगा उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह यूरोप तट पे जाती है और इस तट को पूरे को गर्म रखती है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव किस ऋतु में रहता है, गर्म जलधारा का प्रभाव शीत ऋतु में अधिक रहता है उच्च अक्षांशों में, और निम्न अक्षांशों में ठंडी जलधारा का प्रभाव ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहता है। तो यहां पर उत्तरी विषुवत जलधारा, फिर ये दो भागों में बटी, एंटलीज जलधारा और कैरिबियन जलधारा। फिर यदि आगे बात की जाए युकाटन चैनल से लेकर केप हेट्रस तक, इसका नाम क्या है, फ्लोरिडा जलधारा। और फिर फ्लोरिडा जलधारा और एंटलीज जलधारा जहां पर मिल रही है उसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। अब गल्फ स्ट्रीम यहां से लेकर यहां, इस पूरे को उत्तरी विषुवत रेखीय भाग है, एंटलीज जलधारा, कैरिबियन जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह, इन सबको भी संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, इन सबको ही कहते हैं। लेकिन यहां पर अपने को यदि अलग अलग पूछा जाए तो केप हेट्रस से न्यू फाउंडलैंड तक विशेष तौर से क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। यूरोप की कंबल किसे कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। लेकिन उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह ऑप्शन आ जाए तो उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह करना है, क्योंकि आगे इसका क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम तो यहीं तक नाम है, आगे इसका नाम क्या है, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह है। तो यूरोप का कंबल या यूरोप को सर्दियों में जमने से बचाती है उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह, सर्दियों में इसको यहां इसके तटों को जमने से बचाएगी। तो 45 डिग्री अक्षांशों के पास ये पूर्व में मुड़ जाएगी, इधर एक ग्रीनलैंड की तरफ जाएगी, एक आइसलैंड के दक्षिण से जाएगी, उसका क्या नाम रखेंगे, इरमिंगर, इरमिंगर जलधारा। यहां इधर नार्वे सागर की तरफ जाएगी, उसे नार्वे। और ये देखो नार्वे जलधारा, यहां रूस का एक बंदरगाह है मुर्मंस्क बंदरगाह, वो सर्दियों में नहीं जमता है,
मुर्स्क बंदरगाह है, मुर्स्क बंदरगाह है, वो सर्दियों में भी नहीं जमता, उत्तरी दूर सागर में है। आर्कटिक महासागर में होते हुए भी पूरी साल खुला रहता है, किस जलधारा के कारण? नॉर्वे जलधारा के कारण। और यहां देखो ये बिस्के की खाड़ी की तरफ आ रही है, इसका नाम क्या है? रेनले जलधारा। ये गर्म जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं सारी। फिर यहां से ये यहां पर कौन सी जलधारा है? मैंने थोड़ी ऊपर ले ली, बाकी यहां तक ये कौन सी जलधारा है? कनारी जलधारा है। कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा किस प्रकार की है? ठंडी जलधारा है। अब देखो यहां पर कई पढ़ाते हैं या कई गाइड वाले लिख दिया कि कनारी जलधारा दोनों से आ रही है इसलिए ठंडी है। तो यहां से ये गर्म थी, यहां गर्म थी, यहां गर्म थी, यहां तक गर्म हो, तो फिर यहां पर इसके क्या हो गया? ये ठंडी हो गई। तो यहां पर इसका क्या रीजन हो गया कि ये ठंडी हो? क्योंकि यहां पर व्यापारिक पवने चलेगी और यहां के गर्म जल को दूर हटा देगी और नीचे से जल का उद्वेलन होता है। तो कनारी जलधारा की उत्पत्ति का कारण क्या है? जल का उद्वेलन। ये यहां से गर्म जल को हटा के दूर पवने, व्यापारिक पवने दूर ले जाएगी, तो नीचे से ठंडे जल का उद्वेलन होगा, इसलिए यहां पर ये ठंडी जलधारा है कनारी। और अपन पढ़ते हैं कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पे कोई भी मरुस्थल होता है तो उसके तट पे ठंडी जलधारा भी चलती। तो सारा मरुस्थल के निर्माण में कौन सी ठंडी जलधारा का योगदान है? कनारी जलधारा का योगदान है। अब वापस बात करते हैं यहां पे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यहां पर एक सारगेसम सागर है। सारगेसम सागर किस महासागर में है? उत्तरी अंड महासागर में। बिना तट वाला सागर कौन सा है? इस सागरों में सबके, यदि भूमध्य सागर बात करें, काला सागर की बात करें, कोई भी सागर की बात करें, उनमें स्थलीय भाग की तटवर्ती सीमा है, लेकिन ये तो समुद्र के बीच वाले भाग को कहते हैं, बीच वाले भाग को कहते हैं। तो इसका मतलब इस बाकी सब सागरों से तटवर्ती इलाका लग रहा है, लेकिन इस सागर कोई भी तटवर्ती इलाका नहीं है, इसकी सीमा तो समुद्र महासागर ही बना रहा है। तो इसलिए ये भी एक बार क्वेश्चन दे दिया, सोचने वाला ही था लेकिन बिल्कुल नहीं करके आए लड़के कि बता ही नहीं कौन सा सागर है जिसकी तटीय सीमा नहीं है। अरे सारगेसम सागर सागर महासागर के बीच में है, तो यहां कोई स्थलीय भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी तटीय सीमा नहीं है। सारगेसम सागर, यहां बड़ी बड़ी सारगेसम नामक घास पाई जाती है। सारगेसम नामक घास पाई जाती है। अब यहां पर अपन ठंडी जल, तो ये यहां पर सारगेसम सागर और इधर एक ठंडी जल दीवार बनती है, यहां पर एक ठंडी जल। तो कौन सी जल धारा है जो सारगेसम नामक सागर और ठंडी जल दीवार से अलग होती है? गल्फ स्ट्रीम। उसमें उत्तरी एटलांटिक प्रवाह भी ऑप्शन आता है, वो नहीं करना है। कौन सी जल धारा है जो एक ओर से ठंडी जल दीवार से और एक ओर से सारगेसम सागर से सीमा बनाती है? तो गल्फ स्ट्रीम। इधर तो सारगेसम सागर है, इधर ठंडी जल दीवार है। अब ठंडी जल दीवार अपन पढ़ेंगे कि इधर से ठंडी जल धारा आ रही है, कौन सी है? लेब्राडोर जल धारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है जो बेफिन की खाड़ी से आ रही है, डेविस जल संधि से आ रही है। तो ये जल धारा यहां आती है, तो यहां 40 डिग्री 45 डिग्री अक्षांश के आसपास ये किस जल धारा से मिलती है? गल्फ स्ट्रीम से। जहां पर दो जल धाराएं मिलती है तो वहां पर कोहरे का निर्माण होता है। यहाँ इस इलाके में घने कोहरा छाया रहता है और ये दूरी भागों से आती है, तो बड़े बड़े हिम शिलाखंड अपने साथ लेके आती है, बड़े बड़े हिम शिलाखंड अपने साथ लेके आती है।
तो इस इलाके में जो चलने वाले जहाज है उनके लिए एक तो कोहरा दिक्कत होता है, एक शीलाखंड। इसलिए एक जहाज था, प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक, वो जहाज इन बड़े बड़े लेब्राडोर जलधारा द्वारा लाए गए शिलाखंड से टकराकर डूब गया था। इसलिए टाइटैनिक जहाज किस जलधारा द्वारा लाए गए बड़े हिम शिलाखंडों से टकराकर समुद्र में डूब गया था? तो लेब्राडोर। इसके अलावा अपन परिवहन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कौन सा जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है, क्यों? दोनों तरफ विकसित देश है, विकसित देश है तो यहां तो इधर जनसंख्या खूब है, तो विश्व देश है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जितना जिसके पास में पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा उपभोग करेगा, वो उतना ही ज्यादा उपभोग करेगा। अपन भी घर में देख लो कि जिसके पास में पैसा, अपने यहाँ की स्थिति देख लो कि जिसके पास में पैसा ज्यादा है वो ज्यादा उपभोग कर रहा है। तो भारत में पैसा ज्यादा है लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण ज्यादा है, और यूरोपीय देशों में पैसा ज्यादा होते हुए प्लास्टिक प्रदूषण कम है, क्यों? अरे वो प्लास्टिक यूज नहीं करते क्या? तो रिसाइकल अपने भी तो होता है, खूब चुक रहे हैं, खूब चुकते हैं ना प्लास्टिक, लेकिन वहां के लोग जागरूक है। अपने घर में सब कचरे का डस्टबिन एक ही होता है, वहां प्लास्टिक है उसका डस्टबिन अलग होगा, कचरा है और कागज है उसका डस्टबिन अलग होगा, और बाकी कचरा है उसका डस्टबिन अलग होगा, और वहां पर वो टेम्पू भी अलग अलग आते हैं। इसलिए प्लास्टिक वाला कचरा अलग जाएगा तो उसका रिसाइकिल हो जाएगा, कागज वाला कचरा अलग जाएगा तो उसका रिसाइकिल, और जो बाकी कचरा है उससे खाद बन जाएगा, बाकी कचरा उसे खाद बन जाएगा। तो वहां प्रदूषण इस कारण नहीं है। और अपनी तरफ ये भी नहीं है कि जहां पानी पिया बोतल से वो वहीं फेंक दिए, वो भी स्थिति वहां पर नहीं है। एक बार मैंने भी अच्छा उदाहरण देखा था उनका, यूरोपीय लोगों का, कि जब मैं पुलिस में था तब हमारी गार्ड में ड्यूटी थी किसी दल के साथ, तो मैंने वहां देखा कि एक महिला ने सोल खरीदा है, महिला ने सोल खरीदा था, और वो सोल शाम के समय हल्की हल्की ठंड थी तो उसने ओढ़ लिया। ओढ़ने से पहले उसने उसकी छब्बी उतारी और अपने बैग के अंदर लगा ली थी, और मैंने सोचा कि ये वहां जाके दिखाएगी कि मैंने किस ब्रांड का सोल लेके आया। तो अपनी तो यही सोच होती है, तो अपनी तो यही सोच होती है कि कौन दिखाएंगे कि इस ब्रांड का लेके आऊं। लेकिन उसको बाद में जब वो होटल पहुंचे, और उसके बाद में होटल पहुंचते उसने अपने बैग से जो पर्स था उसमें से उसने छब्बी उतारी और उस डस्टबिन में डाल दी। और अपन तो अपने तो कचरा वैसे ही खूब था, उस एक छब्बी से कितना कचरा होने वाला था, उस एक उसकी छब्बी से कितना कचरा होने वाला था, अपने तो खूब था। लेकिन उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, इसलिए वो देश, उन देशों में उतना प्लास्टिक प्रदूषण नहीं है, इसलिए वो रिसाइकल हो रहा है। अपने तो, आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं भी कर देता हूं, मैं भी फेंक देता हूं बोतल, तो वो अपने तो कल्चर बना हुआ है, अपने तो यहाँ पे कल्चर बना हुआ है ऐसा ही, वहां पर ये स्थिति नहीं है। तो हाँ, पढ़ रहे थे उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग। उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है क्योंकि दोनों ओर विकसित देश है। और इसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग अपने व्रत मार्ग पे नहीं गुजरता है। व्रत मार्ग पे क्यों नहीं गुजर रहा है? क्योंकि एक तो यहाँ पे व्रत मार्ग गुजरता तो इधर से हो गया था कि यहां चिन्ह कर दे ये, और यहां चिन्ह कर दे कि इनके मध्य न्यूनतम दूरी ये सीधी नहीं है, ये इधर से आएगी वो न्यूनतम दूरी होगी। तो उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग अपने व्रत मार्ग पे नहीं गुजर के थोड़ा दक्षिण से गुजरता है। क्यों गुजरता है? क्योंकि यहाँ एक तो कोहरा है, एक बड़े बड़े हिमशिलाखंड आते हैं, इसलिए जहाज टूट के डूबने का डर रहता है। एक ये न्यू फाउंडलैंड वाला भी भाग आ रहा है,
न्यूफाउंडलैंड वाला भी अंदर आ रहा है। इसके कारण ये ग्रेट सर्किल पर नहीं चल के कुछ दक्षिण से चलते हैं। वृद्ध टर्क मार्ग इसी जलमार्ग को कहते हैं। तो ये लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और ये इस डेविस जल संधि से चलती, बेपिन की खाड़ी से। तो यहां पर ये ठंडी जलधारा है तो इसके तट सर्दियों में जम जाते हैं कनाडा के, लेकिन इन्हीं अक्षांशों में होते हुए यूरोप के बंदरगाह पूरी साल खुले रहते हैं। और ये मुर्मंस्क बंदरगाह तो आर्कटिक महासागर में होते हुए भी पूरी साल खुला रहता है, क्योंकि नॉर्वे जलधारा का गर्म जल वहां पहुंच रहा है। लेब्राडोर जलधारा यहां पर ठंडी, कुछ जल इसका इसके साथ साथ बढ़ जाता है और ये एक ठंडी जल दीवार बनाता है। ठंडी जल दीवार बनाता है लेब्राडोर जलधारा। तो यहां पर कोरा छाना और यहां पे एक मछली बैंक का भी पढ़ते हैं, ग्रांड मछली बैंक, न्यूफाउंडलैंड के पास में प्रसिद्ध मछली बैंक। जब हम वन पढ़ रहे थे तब बात की थी कि यहाँ पर व्यापारिक तौर पे मछलियां भी इन अक्षांशों में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि एक ही प्रजाति के समूह की मछलियां एक ही जगह पाई जाती। जैसे विश्वरेखीय वनों का व्यापारिक महत्व कम होता है, टेगा वनों का व्यापारिक महत्व अधिक होता है, क्योंकि विश्वरेखीय वनों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, एक ही जगह कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। लेकिन टेगा वनों का व्यापारिक महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि वहां पर एक ही प्रजाति के वन पाए जाते हैं। ऐसे इन अक्षांशों में यदि कोई समुद्र है तो उसमें मछलियां भी एक ही प्रजाति की पाई जाती है। तो यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के पास में प्रसिद्ध ग्रांड मछली बैंक वो इन दो जलधाराओं के मिलन वाले क्षेत्र में है। यहाँ घना कोरा छाया रहने का कारण भी वो दो जलधाराओं का मिलने का कारण। यहाँ पर ये कौन सी जल संधि है? इधर पूर्वी ग्रीनलैंड जल संधि। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य कौन सी जल संधि पड़ते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड जल संधि। तो पूर्वी ग्रीनलैंड जल संधि से ये जो जलधारा चल रही है, इस जलधारा का क्या नाम है? पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। ठंडे इलाकों से आ रही है, दूरी भागों से आ रही है। तो पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा और लेब्राडोर जलधारा की उत्पत्ति का कारण क्या है? हिम का पिघलना और लवणता में भिन्नता। हिम का पिघलना और इधर लवणता कम है, इधर वाले इलाके में लवणता ज्यादा है, तो ये कम लवणता से ज्यादा लवणता की ओर जलधाराएं चल रही है। फिर एक ठंडी जलधारा की बात अपन ने की थी, यहां कोबाल्ट जल संधि, कोबाल्ट या कोबाट दोनों ही नाम लिखे, तो कोबाल्ट आए या कोबाट जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की खाड़ी कह सकते हैं इसको। लेब्राडोर की खाड़ी से, सॉरी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लेब्राडोर की तो ये इधर रही। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से अंध महासागर की ओर जलधारा आ रही है, उसका नाम कोबाट या कोबाल्ट जल धारा है। ये भी ठंडी जलधारा है। अब यहां पर हो गया। फिर उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह का डेल्टा कहां पर बनता है? 40 डिग्री 45 डिग्री अक्षांशों के आसपास। या गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहां पर बनता है? 40-45 डिग्री अक्षांश के आसपास। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है उसे। तो यहां पर भी देखो ये कई शाखाओं में बढ़ गई है। तो डेल्टा कहां पर बन रहा है? 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के आसपास डेल्टा बन रहा है। अपन वापस बात करते हैं उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह की। उत्तरी विश्वरेखीय जलधारा अफ्रीका के तट से दक्षिण अमेरिका के तट की ओर चलती है, व्यापारिक पवनों के कारण और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर उत्तरी अमेरिका के तट से टकराकर उत्तर की ओर हो जाती है। जहां पश्चिमी द्वीप समूह है उसके जो पूर्व से निकल रही है उसका जलधारा का नाम एंटलिस जलधारा, और पश्चिम से निकल रही है या कैरिबियन सागर से निकल रही है उसका कैरिबियन जलधारा। फिर ये यूकाटन चैनल से मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, यहां से इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा जलधारा। और फिर ये फ्लोरिडा जल संधि से बाहर निकलती है केप हेटरस के पास में। इधर से एंटलिस जलधारा आती है, इधर से फ्लोरिडा जलधारा आती है। दोनों का मिलन स्थल क्या है? वहां से इसका नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। 45 डिग्री अक्षांश तक गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम इधर सार्गेसन सागर और इधर ठंडी जल दीवार से अलग होती है।
जो ठंडी जलधार अपन मान सकते हैं, लेब्राडोर भी कह सकते हैं, और कोबाल्ट का भी आ रहा है इधर, तो उनसे ये ठंडी जलधार इधर तट के पास में ठंडा जल रहा है और इधर सार्गेसम सागर बीच में एक धारा के रूप में बह रही है। वो कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। इधर से यहाँ लेब्राडोर जलधारा और मानो ग्रीनलैंड जलधारा आके यहाँ पर 40-45 डिग्री अक्षांश के आसपास मिलती है, तो यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है और बड़े हिम शिलाखंड यहाँ लाती है। इसलिए उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग है जो विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है, वो व्रत पे नहीं चल के किधर दक्षिण से चलता है, दक्षिण से चलता है। लेकिन न्यू फाउंडलैंड के पास में घना कोहरा छाया हुआ है, उसमें क्वेश्चन आ जाए कौन सी दो जलधाराओं के मिलने के कारण, उसमें ऑप्शन आ जाए लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम और पूरी ग्रीनलैंड जलधारा। तो कौन सा करना है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करना है, वहां पूरी ग्रीनलैंड नहीं करना है, क्योंकि ये माना जाता है कि पूरी ग्रीनलैंड जलधारा कुछ पहले लेब्राडोर में मिल जाती है। तो न्यू फाउंडलैंड के पास में जो है मुख्यतः लेब्राडोर का इधर से सीधा रास्ता, बड़ी भी ग्रीनलैंड वाली भी ज्यादा छोटी नहीं है, लेकिन वो इससे पहले आके मिल रही है, वो इसमें मिल रही है। पूरी ग्रीनलैंड जलधारा किसमें मिल रही है? गल्फ, इसमें लेब्राडोर में मिल रही है। यहाँ पे दोनों का संयुक्त प्रभाव है, उसको आगे लेब्राडोर ही कहते हैं, आगे उसका नाम लेब्राडोर ही है। तो ये ठंडी जलधाराएं, इसमें कोबाल्ट, लेब्राडोर और पूरी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जल, यहां से ये डेल्टा बनाती है, अलग अलग शाखाओं में। इधर एक ग्रीनलैंड की तरफ चली जाती है, एक आइसलैंड के दक्षिण से जाती है, उसका नाम इर्मिंगर, एक नॉर्वे सागर, उत्तरी ध्रुव सागर की तरफ जाती है, उसका नॉर्वे जलधारा, एक यहाँ बिस्के की खाड़ी में जाती है, उसका नाम है रेनले जलधारा। और कुछ जल इसका यहाँ पर भी आता है, ये भी गर्म ही है, हिंद महासागर की तरफ भी कुछ जल मानो कि ज्यादा अंदर नहीं जा, तो वो इसका भी वो इसके अंदर ही आ रहा है। और इसके आगे यहाँ पर कनारी और केप वर्डे के मध्य जो चल रही है, उसका नाम है कनारी जलधारा, जो सारा मरुस्थल के निर्माण में भी उसका योगदान है। कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? व्यापारिक पवनों के द्वारा जल का उद्वेलन। यूरोप को वर्ष भर बंदरगाह खुले रखने का में मुख्य योगदान किस जलधारा का है? यूरोप, उत्तरी अंडल भी, नॉर्वे तो यहाँ नॉर्वे तट या रूस का मुर्स्क बंदरगाह के लिए ले सकते हैं, लेकिन पूरे यूरोप की बात आए, पश्चिमी यूरोप की बात आए, तब आपको कौन सा करना है? उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह को बिस्के की खाड़ी में आ रहा है, उसे रेनले जलधारा, और आइसलैंड के दक्षिण में जा रहा है उसको इर्मिंगर कहते हैं, और नॉर्वे सागर की ओर जा रहा है उसे नॉर्वे जलधारा कहते हैं। और ये यहाँ पर ठंडी जलधारा है कनारी जलधारा। तो चार ठंडी जलधाराएं पढ़ ली है, कनारी, लेब्राडोर, कोबाल्ट जलधारा और पूरी ग्रीनलैंड जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। फिर यहां पर कभी कभी अपन इधर देख लेते, पहले प्रति विश्वतरीय की जलधारा अपन पढ़ेंगे यहां पर, उसका यहां पर कभी कभी व्यापारिक पवनों के द्वारा जल का उद्वेलन बंद हो जाता है, और यहां पर ये प्रति विश्वतरीय की जलधारा का जल इसके स्थान पे चला जाता है गर्म जलधारा के रूप, उसे क्या कहते हैं? गिन्नी धारा भी कहते हैं। तो इसका जल कभी इधर जाएगा तो इसे भी गिन्नी कहेंगे, जैसे पढ़ते हैं ना अपन अल नीनो ला नीनो वाली, वैसी स्थिति यहां पर भी है। हर जगह ठंडी जलधारा में ऐसी स्थिति पढ़ेंगे अपन। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा की जगह अल नीनो पढ़ेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा की जगह लूबियन पढ़ेंगे, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा की जगह डेविडसन जलधारा पढ़ेंगे। ऐसे ही यहां पर भी है, तो यहां पढ़ेंगे अपन डेविडसन, यहां पढ़ रहे हैं अल नीनो, यहां पढ़ रहे हैं गिन्नी, इधर भी इसका नाम गिन्नी है, और यहां पर अपन पढ़ेंगे लूबियन। यह सब प्रति विश्वतरीय की जलधारा का ही जल आएगा। अपन आगे पढ़ेंगे, इधर प्रति विश्वतरीय की जलधारा का जल इधर चला जा रहा है, उसे लूबियन। प्रति विश्वतरीय की जलधारा का इधर चला जा रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं? अल नीनो, इधर अल नीनो कहेंगे, इधर क्या कहेंगे? लूबियन। यहां पर इधर प्रति विश्वतरीय की जलधारा का अपन इधर पहुंचाएंगे तो उसे गिन्नी जलधारा, इधर भी इसका नाम गिन्नी है।
और यहां पर इधर यदि प्रति विषुवत रेखीय जल धारा का जल इधर आ रहा है तो उसका नाम क्या पढ़ेंगे? फ्लूवियन जल धारा पढ़ेंगे। ये ठंडी जल धाराओं के स्थान पे कभी कभी गर्म जल धारा चलना स्टार्ट हो जाती है, वो प्रभाव पड़ेंगे। वो फिक्स तो यहां पर जो पहले लिखा है कनारी वही है, ठीक है। बाकी अपन कल देखेंगे, आज